हमारा जो आज का क्लास है, इसमें हम लोग करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान। जी हाँ, हमको पता है कि बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री महत्व रखता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी क्यों ना करते हो, आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे 6 क्लास से लेकर पूरा 12th क्लास तक का जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है, वो सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग इस सेशन में देखेंगे, इस सीरीज में देखेंगे। देखते हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपके साथ क्वेश्चन रखें विथ सॉल्यूशन। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा। जी, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही ड्राई आइस के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ कहा जाए ड्राई आइस यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। इसका प्रयोग उस जगह किया जाता है जहाँ प्रशीतक यानी कूलिंग सिस्टम का अभाव रहता है। यह खाद्य पदार्थ, फल, आइसक्रीम आदि को संरक्षित करने में प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य के ताप पर गैस अणु कहा जाता है कि यहाँ गौर से देखिएगा कि परम शून्य के ताप पर गैस से अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य हो जाती है। गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य पर गैस के अणु अपनी गति पर विराम लगा देती है, यानी गति क्या हो जाती है? उसकी रुक सी जाती है। ध्यान रहेगा ये चीज बात। नई क्वेश्चन लग रहा होगा, कुछ क्वेश्चन नया लगा होगा। 2 नंबर आगे कह रहा है, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होएगा? आपने प्रेशराइज कर दिया है तो जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो हर कोई जानता है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाल जल्दी पकता है, यानी क्या हो जाएगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने पर क्वथनांक घटता है। पहाड़ के ऊपरी भाग पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण क्वथनांक भी कम हो जाता है तथा भोजन देर से पकता है। अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। सही कथन का चयन करिए। मिश्रण समांगी होते हैं, ऐसा कहना गलत बात है। मिश्रण समांगी एवं विषमांगी दोनों होते हैं। यहाँ पे समझिएगा, समांगी मिश्रण वो है जिसके सारे अवयव आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। विषमांगी होते हैं जिसके सारे अवयव दिखते हैं। जैसे मैं समझाऊं, पानी में बालू मिला दीजिए, बालू आपको आंखों से दिखेगा पानी के अंदर, यानी वो हो गया विषमांगी। लेकिन दूध को पानी में मिला दीजिए, वो समांगी के अंतर्गत आएगा। या सबसे अच्छा चीनी मिला दीजिए, चीनी घुल जाएगा पानी में, वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। अंडरस्टैंड। 2 नंबर, ये तो गड़बड़ हो गया। 2 नंबर कह रहा है, एक मिश्रण में घटक नियम अनुपात में उपस्थित होते हैं। नियम नहीं होगा, नियत अनुपात होगा। घटक नियत अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो मिश्रण में ऐसा कोई नियम का रूल नहीं है। किसी मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता, ये गलत बात है। क्यों नहीं कर सकते? अगर हम नमक और पानी मिला है, पानी को गर्म कर देंगे, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा, यानी अलग तो कर ही सकते हैं। डी नंबर कह रहा है, एक मिश्रण के गुण धर्म उसके घटकों के समान हो सकते हैं, हो जाते हैं, ये सही बात है। मिश्रण के जो गुण धर्म है, जैसा उसमें चीज मिलाया उसके हिसाब से हो जाएगा। अब इसको पढ़िए जरा। किसी मिश्रण का गुण धर्म उसके अवयवों के समतुल्य होते हैं। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाए जा सकते हैं या जाते हैं। इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, जैसे मन वैसे मिला दीजिए। 5 चम्मच चीनी मिलाइए या 20 चम्मच, डजेंट मैटर, मिश्रण बन गया। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टलीय समावस्था में होते हैं। जब इन प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है, फिर से सुनिए, 0 डिग्री पर जल और बर्फ क्रिस्टलीय समावस्था में होते हैं। जब इन प्रणाली पर दाब प्रयुक्त करते हैं, आप जैसे ही प्रेशर करेंगे तो क्या होने वाला है? तो कहता है, एक बंदा है जिनका नाम है ला साते के अनुसार कर समयावस्था पर बाहरी कारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल या बर्फ का क्रिस्टल समयावस्था में होते हैं, तब दाब का इस प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आंसर डी देना अच्छा रहेगा कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। शुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन पदार्थ, ऊर्ध्वपात पात हो जाने वाला जो पदार्थ है, जब गर्म किया जाता है तब ये ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। कपूर भी एक ऐसा ही ऊर्ध्वपातित पदार्थ है
इसकी अशुद्धि दूर करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। गैस बन गया, उसको फिर से जमाना है, ठंडा करना है, फिर जमेगा, कपूर डायरेक्ट वो बनेगा, शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अशुद्धि वहीं बचा रह जाएगा। यदि आप स्थिर वायु में, वायु स्थिर है, धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं तो आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? हम लोग ऐसा, हम एक तरीका बताते हैं, ये हमारे घर की खिड़की है और एक पतली सी छिद्र है इसके अंदर, यहाँ से एक प्रकाश आ रही है। आप जब घर में कहीं बैठे होंगे तो आप देखेंगे इस प्रकाश के अंदर कि बहुत सारी धूल कण इधर उधर आते जाते दिखती है। वही पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है? तो दिस इज नॉन एज ब्राउनी प्रभाव, ब्राउनी मूवमेंट। वायुमंडल में धूल के कण हमेशा गतिशील होते हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करते रहते हैं, इस गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। ऐसा पानी के सरफेस पर भी होता है, पॉलन ग्रेन्स वगैरह गिर जाए या कोई धूल के कण तो। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? दूध से दही बना रहे हैं आप, इसको बोलते हैं खमीर उठाना, खमीरीकरण कहना अच्छा रहेगा। दूध का दही में परिवर्तन होने की क्रिया खमीरीकरण कहलाती है। यह क्रिया कुछ जीवाणु की मदद से होता है जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कहाँ पे, बायोलॉजी में। और हाँ, यहाँ बता दें, अगर आपने बायोलॉजी का महामैराथन क्लास अभी तक नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें महामैराथन क्लास के नाम से है, उसमें कोई भी सब्जेक्ट एक साथ पूरा एक वीडियो में कंप्लीट कराया गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ा के डाला हुआ है। उसके अलावा ज्योग्राफी डाला हुआ है, हिस्ट्री का आने वाला है, हिस्ट्री भी उसमें डलने वाली है। चलिए, कहा जा रहा है कि पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? इसको बोलते हैं क्लोरीकरण। क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया से, क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया से जल से लोहा तथा मैंगनीज को निष्कासन किया जाता है। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, जल के बारे में कह रहा है कि वाष्पीकृत नहीं होगा यदि क्या होगा, आइए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है तापमान 0 डिग्री से हो, आर्द्रता 0% हो, आर्द्रता 100% हो, तापमान 100 डिग्री से हो। अब सोचिए जरा, यदि आर्द्रता ही 100% बढ़ गया है तो फिर वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए वातावरण में आर्द्रता 100% नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी 100% हो चुकी है, मतलब पानी ही पानी है वातावरण में, अब आप उसको कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा कर सकते। दूध को दही से स्कंदित करने वाले एंजाइम हैं रेनिन। बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता है। बड़ों में एसिड के द्वारा दूध पचाया जाता है। दूध को दही में स्कंदित या थक्का करने वाला एंजाइम रेनिन है। निम्नलिखित में से जेल का उदाहरण कौन सा है? जेल, जेली जिसको बोलते हैं, जेल। दूध, क्रीम, पायस है, दूध और क्रीम पायस है, तथा जेली, पनीर, मक्खन आदि जेल के उदाहरण है। दूध और क्रीम क्या आता है? पायस के अंतर्गत आता है। ये चीज एकदम रटना है आपको। रुकिए, मैं क्लीन करके ऊपर करूँ, थोड़ा सा फोकस इस पे करवाऊँ आपसे, हल्के में ले रहे होंगे हो सके आप इसको। जेल का उदाहरण पूछ दिया तो आपको आंसर क्या दीजिएगा? चेहरे की क्रीम हो गई, दूध हो गई और छौ क्रीम हो गई। ये सभी क्रीम और दूध क्या है? ये सभी क्या है? पायस का उदाहरण है। लेकिन पनीर हो गया, पनीर, मक्खन, ये दोनों क्या है? पनीर और मक्खन दोनों पायस, क्या बोला जाए, जेल के उदाहरण है। अच्छा, दूध क्या है? तो अभी आपने पढ़ा पायस है, याद रखिएगा, रटिए इस चीज को, भूलना नहीं है। शुष्क बर्फ, फिर से बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, पता हो गया, कई बार आ गया क्वेश्चन। आगे कहा जा रहा है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को, आयोडीन को अलग किया जा सकता है। आपका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। बिकॉज ऑफ आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा, विधि द्वारा एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन नहीं हो सकता है, तो एक ऊर्ध्वपातन होकर निकल जाएगा। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? फिर से सुनिए, कटोरा में बर्फ और पानी रखा गया है, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने वाला है? तो सारा पानी बर्फ बन जाएगा, यही ना होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे पानी है, बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा?
तो बर्फ ही रहेगा, लेकिन पानी बर्फ में बदल जाएगा। चूंकि जल का हिमांक 0 डिग्री होता है, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा बर्फ पानी में बदल जाए, मतलब उल्टा बोल दिया मैं, जल बर्फ में बदल जाएगा। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन जिसमें नया चीज नहीं बनता है। पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, नया चीज बन गया, तो रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, बट यहाँ लिखा रहता मोमबत्ती का पिघलना, तो ये हो जाता भौतिक परिवर्तन। हवा में चांदी के बर्तन का काला हो जाना, जानते हैं ये सल्फर के कारण होता है। बहुत लोग को लगता है कि ये ऑक्साइड बनाता नहीं, सिल्फर के सल्फाइड बनता है, ध्यान रखिएगा वहां पे, इसलिए काला हो जाता है। तो अंडरस्टैंड हुआ बातें। कह रहा है भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें कास्ट को हटा देने पर भौतिक क्रियाएं भाग लेने वाली पदार्थ पुनः अपनी पुनःअवस्था में आ जाती है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है, मतलब अगर आपने पानी को जमा दिया है तो फिर आप जमे हुए पानी से आप पानी भी प्राप्त कर सकते हैं, बर्फ से। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी फिर से प्राप्त हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा। जल का वाष्पन में परिवर्तन क्या कहलाएगा? जल का वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है। अभी आपको सारी बात बताया गया है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी, ध्यान रखिएगा ये शब्द है, एक लिक्विड के अंदर कई तरह के कलर मिले हो या पदार्थ लिक्विड के रूप में मिला, उसको अलग कर सकते हैं। जैसे क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने का एक सबसे अच्छा रासायनिक तकनीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या दिया गया? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का ये तरीका है। रंगीन पदार्थ को पहचान करने के लिए नहीं होता है, पदार्थों की संरचना निर्धारण नहीं होता इससे। रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, अच्छा प्रभाजी आसवन तो यहाँ है नहीं, तो इसको नहीं देंगे। तो मिश्रण से पदार्थों को अलग करना कहना कहना सही रहेगा। प्रभाजी, रंगीन तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ प्रभाजी आसवन लिख दिया ना, ये गड़बड़ होगा, वो अलग विधि है। यहाँ कह रहा है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, डी नंबर हो जाएगा, अभी जस्ट बताए हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। ध्यान रखिएगा ये सभी क्या है, ऐसा पदार्थ है जो डायरेक्ट ऊर्ध्वपातित होता है। प्रोसेस आपको मैं ऑलरेडी बता दिया कैसे होता है, आगे आइए। कहा जा रहा है अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। तो इसका तरीका है, पहला नंबर निर्लवणीकरण द्वारा। निर्लवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल से शुद्ध में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? समुद्र जल को शुद्ध में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्क्रम प्रासरण कह सकते हैं इसको, रिवर्स ऑस्मोसिस। उत्क्रम प्रासरण छनन विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया। इस विधि में समुद्री जल को शुद्ध करके हम लोग पी भी सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो याद रहेगा इस बात। एक नया शब्द आया होगा रिवर्स ऑस्मोसिस, बहुत लोग नहीं जानते हैं। उत्क्रम प्रासरण, ये इससे आप शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है फिटकीरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर आप देंगे स्कंदन विधि द्वारा, ध्यान रखिएगा। रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जा सकता है। फिटकिरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन स्कंदन जिसको कोलुगेशन बोलते हैं। अगला है उर्नन यानी फ्लोकोलेशन तथा अवसादन यानी सेडिमेंटेशन के द्वारा होता है। परिणाम स्वरूप स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है। कई प्रोसेस होता है जब आप फिटकिरी मिलाते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंधक। हीरा क्रिस्टल के रूप में होता है, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट सभी क्रिस्टल बनता है, गंधक नहीं बनाता। नमक हो गया, चीनी हो गया, हीरा हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, बर्फ हो गया, बर्फ, ग्रेफाइट आदि क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं, जबकि गंधक क्रिस्टल की श्रेणी में नहीं आता है। ये आप तोड़ेंगे इसको तो आपको कैसे मैं बताऊं, जैसे रबर को तोड़ते हैं उस टाइप का रबर टूटेगा, जैसे इरेजर को तोड़ते हैं। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का पानी को शुद्धतम रूप कहा जाता है। वर्षा के पानी को शुद्धतम रूप माना गया है, पीएच इसका 7 माना जाता है। एसिड रेन मत समझिएगा मन में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय और क्षारीय पदार्थ घुले थे, इसलिए अशुद्धि माना जाता है, उसको अशुद्ध पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? सामान्य ताप पे ठोस रहने वाला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आयोडीन। कहता है क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन है, गैसेज रहती है। जबकि आयोडीन एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें चमक भी होता है, जबकि अधातु है, धातु का यह गुण है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। कलर इसका क्या है? नीले काले रंग का, नीला काला टाइप होता है आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है?
टूथपेस्ट मिश्रण है, धोने हाथ धोने का साबुन मिश्रण है, सिर सिरका सिरका भी मिश्रण भी है, एसिड में मिलाया जाता है क्या? तो आप कहेंगे एसिड में मिलाया जाता है पानी, और उसका कोई लिमिट नहीं है मिलाने का, कम या बेसी होते रहता है। लेकिन खाने का सोडा क्या हो जाएगा? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो जाता है खाने का सोडा। एक तरह से क्या है? तो मिश्रण नहीं है, ये यौगिक है। अंडरस्टैंड? कह रहा है एक बंद बोतल को जिसमें सामान्य ताप पर जल है चंद्रमा पर ले जाया गया, तब वहां उसका ढक्कन खोलने पर क्या होगा? जल उबलने लगेगा, वहां टेम्परेचर अधिक है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन जो होता है वह बढ़ जाता है। 1 मिनट। घटता है, उसका आयतन घटता है क्योंकि बर्फ का आयतन ज्यादा होता है और घनत्व कम होता है बर्फ का, इसीलिए पानी पर तैरता है। यानी घनत्व किसका ज्यादा है? पानी का। आयतन किसका ज्यादा है? तो बर्फ का। हिग्स बोसॉन की उपस्थिति में पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड के अस्थायी दिशा प्रतिरूप का। हिग्स बोस की उपस्थिति की पुष्टि ब्रह्मांड के अस्थायी दिशा प्रतिरूप को औचित्य का सिद्ध करता है। किस प्रक्रिया के द्वारा ढक्कन के खुलने से पूरे कक्ष में गंध का विस्तरण होता है? बोतल में दाब, बोतल में संपीड़न, परासरण या विसरण? एक चीज समझिएगा, विसरण बोलेंगे, परासरण सिर्फ पानी में होता है। जैसे पानी में अगर हम मेरा हाथ ज्यादा देर तक रहेगा तो हाथ फूल जाएगा, नमक वाला पानी में रहेगा या सर्फ वाला पानी में तो हाथ चिकुट जाएगा। ये जो है ये परासरण होता है, ये सिर्फ पानी में होता है। बट यहीं पे आपको बात गैस का आ जाए तब विसरण बोलिएगा इसको। पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलना समांग मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। विसरण क्रिया विधि के कारण ही ढक्कन के खुलने पर पूरे कक्ष में गंध का विसरण होता है। विसरण में अणुओं का प्रसार उसकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। किधर होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। ध्यान रखना इस बात को। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? तो धुआं क्या है? द्रव और ठोस का मिश्रण है। यही तो है धुआं के अंतर्गत। धुआं वास्तविक गैस ठोस मिश्रण है। धुआं वास्तव में गैस मिश्रित ठोस है। मिश्रण वे द्रव होते हैं जो दो या दो से अधिक द्रव्य को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए उसे मिश्रण कहते हैं, लेकिन निश्चित अनुपात में यौगिक बन जाता है। वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है? अच्छा, और जो वायु से जल वाष्प को अवशोषित कर लेता है। वायु से जल वाष्प अवशोषित करने वाला है। एकदम आसान है, कैल्शियम सल्फेट आंसर हो जाएगा इसका। 1 मिनट रुक जाइएगा। इसका आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट नहीं। क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है कि एक अकार्बनिक यौगिक है, कुछ हद तक टेबल नमक के जैसा दिखेगा, संरचना के रूप में रहता है, टेबल सोडियम क्लोराइड जैसा रहता है, लेकिन इसमें सोडियम के बजाय कैल्शियम होता है। कैल्शियम क्लोराइड डिब्बाबंद फल और सब्जियों सहित सहित तैयार खाद्य पदार्थ में मजबूती के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो इस तरीका के आप समझ जाइएगा, ये क्या है? नमी को सोख लेता है, कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? मतलब कुछ नया नहीं बनेगा, सिर्फ रूप बदलेगा। कोयले का जलना नहीं हो सकता क्योंकि नया बन रहा है। लकड़ी का जलना नहीं हो सकता। प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना और पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करना। आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम क्लोरेट गर्म करने पर कुछ और चीज बन जाएगा, नया रासायनिक क्रियाकलाप यहाँ हो जाएगा, लेकिन प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करने से कुछ नहीं होगा। कहता है भौतिक परिवर्तन में कोई पदार्थ अस्थायी रूप से परिवर्तित होता है जबकि रासायनिक परिवर्तन में अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षण गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? घनत्व है, द्रव्यमान संख्या है, क्वथनांक संख्या है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक सबसे बेस्ट उसका गुणधर्म होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसी पर बना हुआ है। मेंडलीफ ने तो बनाया, लेकिन वो परमाणु द्रव्यमान पर बनाए थे, इसीलिए वो बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। तो ही कहता है परमाणु क्रमांक द्वारा किसी तत्व की संयोजकता जो है, धात्विक या अधात्विक गुण और नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या भी ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट है द्रव की अवस्था में अधिकतम संख्या क्या है? द्रव की अवस्था की अधिकतम संख्या क्या है? तो आप आंसर देंगे इसका कि
आइए ऊपर पढ़ते हैं। द्रव्य, यहाँ द्रव नहीं है, द्रव पानी वाला नहीं है, द्रव्य मतलब सामान, तो इसका 5 है अधिकतम संख्या। ऐसे 3 ही है, लेकिन अधिकतम पूछा जाए तो 5 कहेंगे आप। एक तो ठोस, द्रव और गैस हम लोग जानते हैं, इसके अलावा एक बोस-आइंस्टाइन हो गया, एक प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा और बोस, बहुत अधिक गर्म करने पर प्लाज्मा बनता है, बहुत ज़्यादा ठंड करने पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। यही 5 इसका अवस्था है। आगे कहा जा रहा है पायस, इमल्सन किससे मिलकर बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। दूध एक तरह का पायस के अंतर्गत आता है। सॉरी, क्या बोला जाए, हाँ, दूध और मक्खन जो है ये इस चीज़ में आया मतलब आ जाता है। कहा जाता है बेकोलाइड, जिसमें परिक्षिप्त एवं परिक्षेपण दोनों प्रस्थाव में गौर से सुनिए द्रव तरल होते हैं, उसे पायस कहते हैं। ये दो अभिश्रमिक द्रवों के मिलने से बने होते हैं, जैसे दूध और मक्खन आदि। तो आंसर क्या दीजिएगा इसका? इसका आंसर देना रहेगा दो द्रव आपस में मिले रहते हैं पायस के अंतर्गत। कमरे के ताप पर एक फ्लास्क में दो अभिकारक गैसें के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं, जो चूने के पानी को दूधिया कर रहा है। तो अभिकारक क्या हो सकता है? एकदम आसान तरीका है, ये हो सकता है मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कमरे के ताप पर एक फ्लास्क में दो अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं, जो चूने के पानी को दूधिया कर रहा है। वे अभिकारक क्या हो सकते हैं? जी हाँ, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है। कैसे? मैग्नीशियम कार्बोनेट एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कमरे के ताप पर एक फ्लास्क में गैस के बुलबुले उत्पन्न करते हैं और चूने के पानी को दूधिया करते हैं। किसी द्रव्य में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग अपकेंद्रीकरण विधि। किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए उपकेंद्रीकरण या अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं, और इसी से मक्खन अलग हो जाता है दूध से। कांच यानी ग्लास क्या है? तो इसके बारे में कहता है, सी नंबर आंसर देना अच्छा रहेगा, कि अक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस है ये, नॉन क्रिस्टल एमोर्फस सॉलिड है। कांच एक अक्रिस्टल रवाहीन ठोस है। यह विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टल पारदर्शक या आंशिक पारदर्शक समांगी मिश्रण है। कांच जो है अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है और पारदर्शक एवं अपारदर्शक दोनों तरह का हो सकता है। दो द्रव्यों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? दो द्रव है, द्रवों का, तो पायस इसको कह सकते हैं, उसको अलग आप कर सकते हैं। दूध से मक्खन कैसे हटेगा, आप विधि को याद कीजिए। इसको करते दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण द्रव के अवयवों को उसके वाष्पन सक्रियताओं के अंदर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि को ही पृथक्करण की भौतिक विधि है। सॉरी, दूध और उसका नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए, इसको आसवन विधि कहेंगे। इसमें अलग अलग, जैसे पेट्रोलियम से अलग अलग तरह का द्रव अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है कि यौगिक है C6H12O6 में क्या कहता है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान प्रतिशत की तुलना में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत 6 गुना होता है। कैसे 6 गुना होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यौगिक दिया हुआ है C6H12O6, ग्लूकोज है ये, का मोलर द्रव्यमान 6 गुने 12 बराबर 72 हो जाएगा। नेक्स्ट है मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। कार्बन का निकालने का तरीका क्या है? एक कार्बन का 6 होता है, सॉरी, एक कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन है तो 72 आ जाएगा। हाइड्रोजन का एक का वजन 1 होता है और टोटल 12 हाइड्रोजन है तो 12 हो जाएगा। तो कितना गुना हुआ? 12 72 हुआ ना, ध्यान रखना है कि 72 गुना है। एक समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह वाक्य क्या कहलाता है? इसको हम लोग अवोगाद्रो परिकल्पना बोलते हैं या अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। एवोगाद्रो परिकल्पना के नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर यदि किन्हीं गैसों का समान आयतन लिया जाए तो उस समान निश्चित आयतन की गैस के अणुओं की संख्या सभी के लिए समान होगी। अवोगाद्रो संख्या जो होता है 6.022
9 6 गुने 10 के पावर 23 होता है। इसी को लिखा रहता है 6.023। यहाँ जो लास्ट वाला 2 है ना, इसको 3 कर देता है, इंटू 10 के पावर 23 भी बहुत जगह लिखा रहता है। यहाँ एग्जैक्ट फिगर आपको दिया हुआ था। प्लाज्मा से संबंधित कथनों पर विचार करिए। बहुत ज़्यादा हीट करने पर प्लाज्मा पदार्थ की एक अवस्था है, तो ये तो सही है। प्लाज्मा पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में प्रमुख है, नहीं। आएगा था प्लाज्मा का उल्लेख पहली बार ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम्स क्रूक्स ने किया था। यहाँ पे आप आंसर सी देंगे, पहला और तीसरा सही है। ठोस, द्रव और गैस के बाद प्लाज्मा चौथी अवस्था है। परमाणु में पाए जाने वाले तत्वों में प्लाज्मा प्रमुख है, किंतु पृथ्वी पर यह पदार्थ दुर्लभ है। परमाणु में 99% तत्व प्लाज्मा अवस्था में होता है। सूर्य में निकली ऊर्जा भी प्लाज्मा ही का एक रूप है, और क्रूक्स ने पहले इसके बारे में बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपात पदार्थ है? ऊर्ध्वपात पदार्थ होता है जिसको कि जैसे कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये सभी को डायरेक्ट आप गर्म करेंगे ना, ठोस से गैस बन जाएगा, द्रव में नहीं जाएगा, और गैस से डायरेक्ट ये ठोस आ जाएगा। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर भी द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, जैसे कपूर हो गया, नेप्थालीन हो गया, आयोडीन हो गया तथा एंथ्रासीन हो गया। ध्यान रखिएगा, ये सभी उदाहरण है। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है सही बताना है और कथन पर विचार करिए। पहला है आपके सामने, वैसे मिश्रित द्रव जिसके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है को ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करते हैं। ये गड़बड़ चीज़ दिया हुआ है। ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है, ठोस द्रव अलग अलग होता है, सॉरी, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है कोई पदार्थ, इसको हटाइए। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोनों, ये गड़बड़ है। जब मिश्रण में उपस्थित, अगर ये पहला का आंसर जानना चाहिएगा तो आप कह सकते हैं आसवन विधि के द्वारा आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है जब मिश्रण में उपस्थित दो द्रव्यों के क्वथनांक में अंतर बहुत अधिक होता है तो उसे पृथक करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। बात समझे? ये भी गड़बड़ है। देखिए, आप एक चीज समझा देते हैं, ये जो डिफिनीशन है ये अपना जगह पे सही है। जब बहुत अधिक अंतर होता है ना तो उसको आसवन विधि बोलते हैं, और लेकिन जब बहुत कम अंतर हो, ये कह रहा है जो इसके क्वथनांक में बहुत अधिक अंतर है ना, तो आसवन विधि कहना सही है। लेकिन यहाँ पे क्वथनांक बहुत कम अंतर होगा उसके बीच, तो उसको प्रभाजी आसवन द्वारा अलग करेंगे। जैसे पेट्रोलियम में सबको अलग करना आसान हो जाता है क्योंकि उसके बीच में अंतर बहुत कम है, तो हाँ प्रभाजी आसवन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये होता है आसवन विधि जब उसके क्वथनांक में बहुत का अंतर हो। दोनों समझ गए डिफिनीशन? दोनों विधि सेम है बट दोनों में इतना का अंतर है। पहला चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। आइए अब परमाणु एवं परमाणु संरचना पे बात करते हैं। इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि अल्फा कण के दो धनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो आंसर आप दीजिएगा हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। अब इसको यहां से समझिए जरा, मैं ऊपर करता हूं। प्रत्येक अल्फा कण दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से बना होता है। यह माइंड में अब रहेगा। अल्फा कण का निर्माण दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से होता है। न्यूक्लियनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो हीलियम में ही ना होता है, 2 + 2 4 होता है। न्यूक्लियनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग द्रव्यमान संख्या के नाम से द्रव्यमान संख्या के बराबर हम समझते हैं। इस प्रकार अल्फा कण की द्रव्यमान संख्या 4 है जो हीलियम के अनुभार के बराबर है। हीलियम का भी क्या है, द्रव्यमान संख्या 4 है, इसीलिए क्या कहता है अल्फा कण तकरीबन हीलियम के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो बी नंबर आंसर देना इसका परफेक्ट रहेगा, बी नंबर। समझ में आई बात है? यहाँ कई चीज़ आपको जानने को मिला। द्रव्यमान संख्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को योग कहते हैं। परमाणु संख्या क्या है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु का कक्षा भरा जाता है, इसका नियंत्रण करने का कौन सा लॉजिक है, तो इसको हम लोग पहला जानते हैं अफवाऊ सिद्धांत के द्वारा। अफवाऊ सिद्धांत के द्वारा परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। यह नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के ऑर्बिटलों में उसके बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रमानुसार भरते हैं। मान लीजिए ऐसे ऐसे करके अलग अलग ऑर्बिटल है, तो
कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये डिसाइड होगा कि क्रमबद्ध बढ़ेगा और उसके ऊर्जा के आधार पर डिसाइड होता है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। शून्य द्रव्यमान माना जाता है न्यूट्रॉनों का, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए न्यूट्रॉन को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है द्रव्यमान। याद रहेगा इतनी बातें, चलो ठीक है। अच्छा, आगे कहा जा रहा है आपका आंशिक आवेश, तो इसको हम कहेंगे क्वार्क बोलते हैं या क्वार्क कहते हैं। नेक्स्ट है आंशिक प्रचक्रण, ये हो जाएगा आपका पॉजिट्रॉन का हो जाएगा, और पूर्ण प्रचक्रण फोटॉन का हो जाएगा। ध्यान रखना इन बातों को। आगे है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, आंसर हो जाएगा अभिविन्यास से। उपकोषों का त्रिविमीय आकाश में अभिविन्यासों के आधार पर कक्षों को व्यक्त करने वाली संख्या को चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है, तो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों तरफ स्वतंत्र रूप से चक्कर लगाते रहते हैं, गोल 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 गोल। नाभिकीय बल क्या है, तो नाभिकीय बल को कहा जाता है लघु परासी आकर्षण बल, इसको बोलते हैं। ठीक है, लघु परासी आकर्षण बल के रूप में जानते हैं। एक प्रकार नाभिकीय बल है, यह बल नाभिकीय घटकों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो जोड़े रखता है। यह बल प्रोटॉन तथा प्रोटॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल के विपरीत होता है। समझे, यह बल जो है प्रोटॉन और तथा प्रोटॉन के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल के विपरीत होता है। बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसकी तैयारी आपको बहुत आगे ले जाएगी। अगर इस चीज़ को कोई हल्के में ले रहा है तो गलत कर रहा है। मैं बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं ये सारे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद होगा। तो एक चीज़ जानिए, एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं हम लोग 2n²। अब इसका संख्या होता है ऐसे KLMNOP ऐसे करके आगे सेल बनता है। तो सबसे पहला K है, पूछा एम सेल में, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एम आता है थर्ड नंबर पे। तो कुछ नहीं कीजिए, 2 गुने 3 के पावर 2 कर दीजिए, तो 3 तिहाई 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यानी 18 उसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये फार्मूला को याद रखना है। यहाँ बता भी दिया कि इसमें कितना रहेगा निकाल कर, सॉरी निकाल के नहीं बताया, नंबरिंग बताया है। बस इसमें एन के जगह पर डाल के एन के जगह पर सॉल्व कर लीजिए। जैसे एम सेल में पूछा है तो 3 नंबर पर निकाल लिया गया 3 डालकर। ठीक है, आंसर क्या दीजिएगा, 18 रहेगा। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? परमाणु के 3 आधारभूत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, आधारभूत कण के रूप में इसको जाना जाता है। उसके अलावा भी कण है, बट यही इंपॉर्टेंट है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर उनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो जी हाँ, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर उसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो समस्थानिक स्थान में अंतर होना चाहिए। गौर से सुनिएगा मेरी बात, स्थान में अंतर, दैट मीन्स कौन सा वो संख्या है जो बदलेगा, तो न्यूट्रॉन का संख्या बदलेगा। कैसे, जब दो तत्वों के परमाणु क्रमांक एक समान तथा उसके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हुए एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक तो समान है, भार अलग अलग होगा, तो क्रमांक समान होगा, यानी कि न्यूट्रॉन का संख्या समान होगा, प्रोटॉन समान होगा। पूछेगा क्या समान होगा, तो आप कहिएगा पहला नंबर सर ऑप्शन में प्रोटॉन समान होगा, क्योंकि यही डिसाइड करता है क्या, परमाणु संख्या। लेकिन न्यूट्रॉन भी रहता है सेंटर में, ये डिसाइड करता है आपका न्यूट्रॉन जो है, ये डिसाइड करता है उसका परमाणु भार। परमाणु भार बदलना है तो न्यूट्रॉन का संख्या बदलना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का है, आप दोनों में देखेंगे कि एक में 1H1 लिखा है, एक में 1H2 लिखा है, तो वहाँ 2 कैसे हो गया, न्यूट्रॉन का संख्या एक बढ़ गया। पहले 1 न्यूट्रॉन था, अब 2 न्यूट्रॉन हो गया। बात समझ में आया? इसीलिए इसमें ये दोनों रहेगा एक ही जगह,
एक ही जगह रहेगा, बट इसका क्या है, समस्थानिक कहलाएगा, न्यूट्रॉन संख्या अलग है इसका। परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस बना होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं, बात समझे, दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसको एक चीज समझिएगा, दो न्यूट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय बल एवं नाभिकीय बल कार्य करता है। इन्हीं बलों के कारण ही न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन नाभिक में बंधे होते हैं, बात समझे। दो न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा, गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल दोनों काम कर रहे होते हैं, इसीलिए वो सेंटर पे बंधा रहता है। तो आंसर देंगे गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। कैथोड किरणें होती है, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। एनोड किरण, कैथोड किरण को माइंड में बैठाना है आपको। कैथोड किरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की निर्मित होती है। इस किरणों पर ऋणात्मक आवेश होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ये किरणें धन आवेश की ओर आकर्षित होता है। 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, 10 मोल जल का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस इतना जानते होंगे, H2O करके सुने होंगे आप, बात समझे। जब निकालिए जल का द्रव्यमान के लिए लिखना होगा मोल गुने अनुभार, बात समझे। तो बस देख लीजिए जरा, मोल हो गया 10, अनुभार है 18, तो 180 ग्राम आपका हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का एक एक 2 हो जाता है, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 यहाँ से हो जाता है, टोटल जोड़ के कितना निकलता है 16। तो इसका अनुभार हो गया 18, मतलब 2 और 16 18, और मोल कहा है जितना उससे गुना कर दीजिए, 180 ग्राम वजन हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है, इसका अणु का भाग नहीं है, तो आप आंसर देंगे फोटोन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये अणु का भार कहलाता है, भाग मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मूल अवयव कहते हैं, जबकि फोटोन ऊर्जा का बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण इन्हीं मूल कणों के द्वारा होता है, चुंबकीय तरंगे इसी से बनता है। निम्नलिखित में कौन सा अणु परमाणुक कण नहीं है, अणु और परमाणुक कण नहीं बोला जाता है जिसको, आंसर ड्यूटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो तो कण है। कहा जाता है कि अणु परमाणविक, प्रारंभिक या सम्मिश्रित परमाणुक होते हैं जो अणु में छोटे होते हैं। अणु परमाणुक कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल है। आगे कहा जाता है ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है, ठीक है, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छे क्वेश्चन है सारे। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, तो प्रतिकण युग्म कहलाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है। अधिकतर कणों के अनुरूप जिसमें संबंध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर होता है, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश अभी हमने देखा था अल्फा कण में हो जाए, सॉरी बीटा कण में हो जाएगा, अल्फा कण पॉजिटिव होता है। कहा जाता है अल्फा किरण, देखिए हाँ, कहे ना यहाँ गड़बड़ दिया है, मेरा मुंह से सबसे पहले सही निकला था, अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले अल्फे कण को पढ़े थे कि धनात्मक होता है। कह रहा है अल्फा किरण अल्फा कणों से बना होता है जो धन आवेशित है, बात समझे। थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा कण धन आवेशित होता है, हम सही बात है। आगे कहता है कि बीटा कण जो होता है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होता है। बीटा किरण जो है ऋण आवेशित होता है। अच्छा क्वेश्चन बीटा ऋण आवेशित था तो बीटा देना सही रहेगा, सॉरी उल्टा पुल्टा सोच लिए मन में। अरे ऋण आवेशित है तो बीटा देंगे। अल्फा कण जो होता है वो धन आवेशित होता है, कहाँ गया धन आवेशित, बस इतना याद रखिए। कहता गामा किरण कोई आवेश नहीं होता उस पर, ठीक है। अच्छा गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन परमाणु के विषय में सही नहीं है, परमाणु के बारे में सही नहीं है वो पूछ रहा है।
कहा जाता है परमाणु बृहत संख्या में संयमित होकर पदार्थ बनाते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। यही होगा बात गड़बड़। परमाणु बृहत संख्या में नियमित होकर पदार्थ बनाते हैं और जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। कहता है दिए कथनों में गलत कथन है। परमाणु बृहत संख्या में संयमित होकर पदार्थ बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। पहला, परमाणु हमेशा संयुक्त होकर अणु बनाते हैं, ये सही बात है। जैसे देखिएगा, ये क्या है तो परमाणु है, ये क्या है तो परमाणु, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ H2, ये क्या बन गया तो ये अणु हो गया। पहला तो सही हो गया। नेक्स्ट है परमाणु आधारभूत इकाई है जिसमें अणु और आयन बनते हैं, ये भी सही है। परमाणु आधारभूत इकाई जिससे अणु भी बनता है, आयन भी बनता है। परमाणु स्वभाव में हमेशा उदासीन होता है, ये भी सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गड़बड़ कथन पूछ रहा है। कैथोड किरणें ऋणात्मक किरणें होती है, अभी हम लोगों ने देखा है, एकदम सही बात है। कैथोड किरणें सभी गैसों में उत्पादित होती है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन सब परमाणुओं के मूल संघटक होते हैं, ये भी सही बात हो जाएगा। कहता हाइड्रोजन आयन कोई प्रोटॉन अंतर्विष्ट नहीं करता, ये गड़बड़ है। आप जान लीजिए कि हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन अंतर्विष्ट करते हैं। हाइड्रोजन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन देने पर निर्मित धनायन हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन कहलाता है। क्योंकि देखिए, ये हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। किसी को इलेक्ट्रॉन ये दे दिया तो इसमें क्या बचा? सिर्फ एक प्रोटॉन बचा, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये कह रहा है विद्युत बल्ब के तंतु निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसका उच्च गलनांक होता है, गलनांक बहुत हाई है इसका। विद्युत बल्ब तंतु के लिए टंगस्टन एक अच्छी धातु है, क्योंकि बहुत उच्चतम ताप पर इसकी गलन दर कम है, गलता ही नहीं है, इसीलिए इसका टंगस्टन में का प्रयोग होता है। ट्राइटियम T में प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन N की संख्या क्रम से कितना होता है? ट्राइटियम आप जान रहे होंगे, आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। H होता है, यहाँ ये 1 होता है, यहाँ पे 3 होता है। और प्रोटॉन का संख्या तो 1 है और न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2, यानी बी आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित कर दिया था? तो ये जॉन डाल्टन ने ऐसा कर दिया था, लेकिन बाद में जाके इनका ये साबित गलत हो जाता है कि इसके अंदर भी और भी कण होते हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निगेटिव आपको पहचानने की बात हो रही है। तो पहला पढ़ते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती है। परमाणु अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या समान क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, तभी तो समस्थानिक का कॉन्सेप्ट आया है, तो ये तो सही है। सॉरी, संभारिक का कॉन्सेप्ट आया है। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? तभी तो समस्थानिक का कॉन्सेप्ट आया है। किसी तत्व के सभी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान हो सकती है, तो क्यों नहीं हो सकती? ये भी हो सकता है, प्रोटॉन संख्या समान हो सकती है, न्यूट्रॉन चेंज हो सकता है। किसी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी, ये गड़बड़ है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसको यहां से पढ़िए। कहा जाता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, एक ही तत्व के परमाणु है जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु भार अलग अलग होती है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। समझ में आया? परमाणु संख्या समान होती है लेकिन भार अलग हो गया। इसमें कहता है इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होता है, भार समान होने के लिए, क्योंकि प्रोटॉन से ही बनता है उसका परमाणु संख्या, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। क्लियर है? ये सब कॉन्सेप्ट आसानी से समझाता चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। किसी नाभिक के गामा 6 में क्या होता है? नाभिक का गामा 6 हो रहा है तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? कह रहा है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में, आगे कहता है परमाणुओं से अल्फा या बीटा कण या गामा किरणें निकलती रहती है। इनमें रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु को एटॉमिक वेट और क्रमांक को एटॉमिक नंबर बदल जाते हैं। ठीक है, बदल जाते हैं। इस प्रकार प्रारंभिक रेडियो एक्टिव परमाणु का क्षय हो जाता है तथा किसी नए तत्व के परमाणु का निर्माण होता है। इस घटना को रेडियो एक्टिव विघटन या रेडियो एक्टिव क्षय कहा जाता है।
किसी नाभिक में गामा क्षय के परिणाम स्वरूप न तो नाभिक का द्रव्यमान बदलता है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। यानी आप समझ गए, गामा किरण के चेंज होने से ना उसका नाभिक का द्रव्यमान बदलेगा, ना ही परमाणु क्रमांक। अब आइए, इसका आंसर क्या देना सही रहेगा, ये कि ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलेगी और ना ही परमाणु क्रमांक बदलेगा। क्या होने के उपरांत? अगर उसका गामा में कोई चेंजिंग आता है। कहता है नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है जबकि उसका क्रमांक संख्या नहीं बदलती है। तो ये सब तो कहना गलत ही हो जाएगा, सिर्फ यही सही है। हमारा नया चैप्टर है पदार्थों के रासायनिक गुण और उसके उपयोग। ठीक है, थर्ड चैप्टर पर हम लोग आ चुके हैं। कौन सा यौगिक पानी में घोले जाने पर विद्युत का चालन करता है? तो विद्युत का चालन वही करेगा जो एसिड होगा, बेस होगा। ध्यान रखिएगा, तो HCl आंसर हो जाएगा, NaOH भी हो जाएगा। अच्छा, कौन सा यौगिक पानी में घोले जाने पर विद्युत का चालन करता है और क्षारीय विलयन बनाता है? अच्छा, क्षारीय भी शब्द लिख दिया है। तो क्षारीय इसमें कौन सा? ये एसिड है, ये अल्कोहल है, ये एसिड है। तो आंसर हो जाएगा डी, ये आपका बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र NaOH है। दाहक सोडा भी कहते हैं इसको। यह यौगिक पानी में घोले जाने पर विद्युत चालन करता है, OH माइनस बनाता है। OH माइनस आयन प्राकृतिक रूप से क्षारीय होने का संकेत है कि विलयन क्षारीय हो गया है। अगर बातें समझ में आ रही है थोड़ा वीडियो लाइक भी कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लग रहा है। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करिए। CH4 प्लस 2H2O एरो CO2 प्लस 2H2O। उपयुक्त अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन कह सकते हैं हम? कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, ये सही है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन का अपचयन हुआ है, तो ऑक्सीकरण को ही अपचयन कहते हैं, दोनों सही है। कार्बन का अपचयन हुआ नहीं, ये और ये गड़बड़ है। यहां से पढ़ सकते, लिखा है ऑक्सीकरण गौर से सुने, वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व का यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है। यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है, अथवा किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात कम हो जाता है। धनात्मकता कमना चाहिए, ऋणात्मकता बढ़ना चाहिए। उपरोक्त अभिक्रिया में कार्बन व हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा मैंने इसको करेक्ट करने का कोशिश किया है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ना आंसर ये गड़बड़ दे रखा है, सी नहीं होगा, इसका आंसर होने वाला है 1 और 2। ध्यान रखिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जब भी इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब भी क्या किया जाएगा, कोई ले जाएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट मीन्स यहाँ पे आइए, कहा जाता है ऑक्सीकरण वह क्रिया जिसमें फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ता है। यानी वो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात कम हो जाता है। बात समझ में आया? क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वो ऋणात्मक ले लेता है। यहाँ पे जैसे देखा जाए, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का ऑक्सीकरण ही हुआ है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही क्या किया है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है। इसीलिए आंसर आप करेंगे इसका वही बात समझाने का सिर्फ प्रयत्न कर रहा हूं कि माइंड में आप क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे देखिए, कार्बन ऑक्सीजन लिया है यहाँ पे और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन लिया है, दोनों ने ऑक्सीजन लिया है। ऑक्सीजन जब भी लेगा दैट मीन्स याद रखिएगा वहां ऑक्सीकरण होगा, तो इसका 1, 2 आंसर देना पड़ेगा। बात समझ में आया? ऑक्सीजन ले रहा हो अपने साथ या इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो, दोनों कंडीशन में आपको ऑक्सीकरण होता है। ये माइंड में थोड़ा सा रखिए। ऑक्सीकरण अपकरण थोड़ा सा टेंशन का चीज है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको समझा ही दूँ। निर्जल सोडियम कार्बोनेट की सूत्र संहति कितनी होती है? दिया है कि सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु संहति यहाँ क्रमशः दे दिया है आपको, 23, 12 और 16 है। तो निकालना है क्या सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र यहाँ से देख सकते हैं आप, Na2CO3 होता है। तो सोडियम 2 है, तो सोडियम का 23 दूनी 46 हो जाएगा, कार्बन का ऑक्सीजन का 12 हो जाएगा, कार्बन 1 है इसलिए, और 16 3 48 हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे 106
106 यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपापचयन अभिक्रिया है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? उपापचयन वही होता है जो अपचयन का उल्टा होता है। उपापचयन, अपचयन में आपको अभी देखे थे आप, अपचयन को आपने नहीं मारा था ना, आपने ऑक्सीकरण कहा था, ये ऑक्सीकरण पूछ रहा है। ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन प्राप्त करता है, ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला यहाँ पे है आपका मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। एक क्वेश्चन में अच्छा से मेहनत लगा तो आगे समझ में आ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? जिप्सम में ध्यान रखिएगा CaSO4 और 2H2O होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ जो 2 लिखा गया है, यहाँ 1/2 हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षरण की एक प्रक्रिया नहीं है, सो बोल रहा है। ऑक्सीकरण में भी अपक्षरण होता है, कार्बोनेटीकरण में भी होता है, अपसलकरण में भी होता है, ये सभी में, लेकिन विलयन में नहीं होता है, तो आंसर विलयन देना सही रहेगा। यहाँ है निम्न कथन पर विचार करिए। पहला कहा जा रहा है सामान्य नमक सोडियम और क्लोरीन का यौगिक है, सही बात है, NaCl। सामान्य नमक को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो वायु से नमी सोख लेता है, हाँ, ये भी सही बात है। यहाँ से समझिए कि साधारण नमक सोडियम और क्लोरीन का यौगिक होता है, यह सामान्य समुद्री जल से प्राप्त होता है, इसे खुला छोड़ देने पर यह वायु से नमी सोख लेता है। ऐसा सामान्य नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। निम्न कथन पर विचार करिए और सही बताइए। कह रहा है कि बैकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में गर्म करने से प्राप्त किया जाता है, तो ये तो सही है। बैकेलाइट वही जो हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं, कुकर का हो गया या कढ़ाई वगैरह का। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को कितनी बार भी गर्म करके मुलायम बनाया जा सकता है? जी नहीं, ये गलत है, बस एक बार, उसके बाद आप उसको गला नहीं सकते। निम्न पर कथन पर विचार करिए और सही को बताइए। ट्राई नाइट्रोफिनॉल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो ये तो सही है कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिपरिक अम्ल भी कहा जाता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है जो अत्यधिक विस्फोटक होता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैलीय द्रव है। तो ये सही है कि यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। दोनों सही इसका हो जाएगा। इसका आंसर देना क्या सही रहेगा? सी, ए और बी दोनों सही है इसके। देख रहे हैं आंसर भी गलत दे रखा होता है, तनका मिस्टेक होगा, मिस्टेक ब्लंडर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? कठोर भी है और तन्य है, जिसको बहुत खींच सकते हैं। नाइक्रोम इज द राइट आंसर। नाइक्रोम हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, ये मिश्र धातु है। नाइक्रोम बना हुआ है ये इन सभी के मिश्र धातु से, लिखने का तरीका गड़बड़ दे दिया है। निकल क्रोमियम आयरन को मिला के नाइक्रोम बनता है, जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए जितने भी हीटर वगैरह होते हैं वहाँ यूज होते हैं, चाहे क्या बोलते हैं, आयरन वगैरह में। निम्नलिखित पर विचार करिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, अम्लीय वर्षा के कारण जो है ना, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, ध्यान रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल बनता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। निम्नलिखित में से किस एक अभिक्रिया में H2O/O2 द्वारा यौगिक के 1 ग्राम का अपघटन होने पर हाइड्रोजन गैस के अधिकतम मात्रा प्राप्त होगा? तो मीथेन हो जाएगा आंसर। मीथेन को अभिक्रिया करा रहे हैं। मीथेन का जल के साथ नहीं होता है, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है फिर देख के। यहाँ गड़बड़ है, मीथेन का ऑक्सीजन में जलाएंगे तब तो अधिकतम मात्रा मिलेगा।
यहाँ पे आंसर देते समय ध्यान रखना होगा, पहला सही होगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन गैस के बारे में पूछा है, ऊर्जा की बात नहीं पूछ रहा है। ऊर्जा की बात पूछता तब हम इसको देना प्रॉपर होता, लेकिन हमको पूछ रहा है हाइड्रोजन ज़्यादा निकलेगा, तो ये मेथेन को अगर हम करवाएंगे जल के साथ अभिक्रिया तो मेथेन ज़्यादा निकल रहा है। आप देख भी सकते हैं, छः परमाणु निकल रहा है मेथेन का। बात समझ में आ रहा है? जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु हैं, ध्यान रखिएगा, अत्यधिक ध्रुवीय होने के कारण। कहता है किसी विलायक के उत्कृष्ट उसके इलेक्ट्रॉनिक नियतांक पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होगा उतनी विलायक गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। अन्य विलायकों की तुलना में इसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होता है, अतः एक अच्छा विलायक और ध्रुवीय संरचना प्रदर्शित करता है। आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कागज का जलना, पानी का भाप में बदलना, ये नहीं है क्योंकि ये सभी में भोजन का पचना, कोयले का जलना, कागज जलना सभी रासायनिक अभिक्रिया है। किसके जल उपचार में फेरस सल्फेट का प्रयोग होता है? तो आंसर कहिएगा, स्कंदन सहायक कहा जाएगा। फेरस सल्फेट का प्रयोग स्कंदक सहाय के जल उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो आंसर इसका दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। इसका कारण यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, इसीलिए। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंग टूटा, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सब्जियों को पकने पर उसका मुलायम हो जाना, हाँ ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, ये नहीं। नमक की पानी में घोल, ये भी नहीं। संक्षारण का उदाहरण है, सिल्वर पर काले रंग का परत चढ़ना, ये है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, सल्फर के कारण ऐसा होता है। तांबे पर हरे रंग का परत जमना, ये भी है। लोहे पर भूरे रंग का परत, सभी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों जो है संक्षारण का उदाहरण है। यहाँ पे कहा जा रहा है, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का सनय सनय क्षय होना संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना तथा सिल्वर पर काले रंग की परत बनना संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोती की रासायनिक संरचना होती है। मोती क्या होता है? हम लोग मोती देखे हैं, तो कहा जाता है मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको एरागोनाइट बोलते हैं, 2 से 4% जल तथा 0 से 10% कांचियोलिन पाया जाता है। कांचियोलिन एक प्रोटीन है। तो आंसर पहला हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा होता है। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग में होने वाली वस्तु कौन सा है? प्रतिदीप्त नली की बात कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पारावास्प और आर्गन डाला जाता है। ट्यूबलाइट की बात हो रही है। प्रतिदीप्त नली या फ्लूरेसेंट लैंप में सर्वाधिक सामान्य निम्न दाब पर पारा, मरकरी वेपर और आर्गन गैस भरी रहती है। कभी कभी जिनॉन, नियॉन और क्रिप्टन भी भर सकते हैं। ये सभी अक्रिय गैसेज थी। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, पहला हो जाएगा। चूना पत्थर का अपसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, साथ ही इसमें सिलिका भी होता है। एल्यूमिना और लोहा आदि अपद्रव के रूप में रहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। कैल्शियम कार्ब एक मिनट, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, कहा जाता है। और देखिएगा इसमें आधा लगा रहता है H2O, तब होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ 2 H2O लग जाएगा तो जिप्सम कहलाता है। जिप्सम को ही गर्म करके बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहता है अर्ध जलयोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। इसका प्रयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग होता है। मूर्ति वगैरह बन सांचे के रूप में प्रयोग होता है, ये सब बनाया जाता है। निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? जो अभिक्रिया करता ही नहीं है तो वो है लेड। लेड जल के साथ, आयरन तो कर ही लेता है, जंग लग जाता है। मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम करता है।
धातु जैसा कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम और जल या भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है ये। नेक्स्ट है भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना हो गया, तो इसको निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जल है, जल का आणविक द्रव्यमान कितना निकलेगा, हाइड्रोजन का 1 है, 2 हाइड्रोजन के कारण 2 लिखेंगे, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 लिखेंगे, तो टोटल 18 ग्राम पर मोल हो गया। और जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, तो 2 ऊपर लिखेंगे, 18 नीचे गुने 100, 11.11% हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो पानी बनेगा। आगे था निम्नलिखित में से कौन सा एक H2O में विलीन होने पर शीतकार ध्वनि पैदा होती है, तो कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, CaO बोलते हैं इसको, CaO। अब बुझा हुआ चीना CaOH का होल ट्वाइस होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो होता है यही होता है जब पानी में मिला देते हैं इसको तो बनता है, तो इसीलिए अब आ जाती है। नेक्स्ट है कि लोहे की कील में जंग लगने पर उसके भार में वृद्धि हो जाती है। वायु और जल की उपस्थिति में लोहे की कील में जंग लगता है, ये लोहे के कील भार बढ़ जाता है, यह लोहे पर भूरे रंग की परत के रूप में जमता है। आयकर है यदि चूना पत्थर के टुकड़े को पानी में डुबाया जाए तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, बुदबुदाहट के कारण क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है। जब चूना पत्थर को टुकड़े पानी में डुबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलने लग जाती है। इसको पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कथन 1 में सीमेंट के सादृढ़न के दौरान संरचना को जल में फुहारन द्वारा शीतित किया जाना होता है। अगर सीमेंट के आद्रीधन के दौरान सीमेंट के घटकों को जलयोजन होता है और यह उष्मा उन्मोची क्रिया है, तो इसको समझना पड़ेगा कि सीमेंट के दृढ़न के दौरान संरचना को जल्द से फुहार द्वारा सिंचित किया जाता है, यहाँ जल्द नहीं जल से किया जाता है, क्योंकि सीमेंट का जमना उष्मा उन्मोची क्रिया है तथा इस दौरान सीमेंट के घटकों तथा कैल्शियम एवं कैल्शियम सिलिकेट के जलयोजन होता है, मतलब जब आप पानी फेंकते हैं तो जलयोजित होता है, तो ए आंसर देना पड़ेगा। यानी दोनों कथन स्पष्ट है और सत्य है कि कथन 2 उसका सही व्याख्या कर रहा है। आगे है कि निम्नलिखित उपचायकों में से कौन सा एक उपचायक की तरह भी कार्य कर सकता है। SO2 अपचायक के साथ साथ उपचायक के रूप में भी कार्य करता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। रासायनिक परिवर्तन के द्वारा रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा हो और प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। चंद्रमा में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, ये हो जाएगा सूर्य। यहाँ पे है कि रासायनिक परिवर्तन का एक नया पदार्थ बनता है, यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है, सूर्य पर प्रकाश नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया एक साथ है जिसके जल में घुलने की ऊष्मा उत्पन्न होती है। जल में घुलने पर कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको, घर में पुताई करने के लिए हम लोग लाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं, जब ऊष्मा भी गर्मी भी उत्पन्न होता है और आवाज़ भी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है, धन उत्प्रेरक की कह रहा है, तो यह अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्रा से बढ़ जाता है तो उस उत्प्रेरक कहते हैं, और जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया गति बढ़ती है उस प्रेरक कहा जाता है, उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल एक गति को तेज कर देता है, अभिक्रिया की गति को। नेक्स्ट है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमने किया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होके नमक बना और पानी बना, तो कहा जाता है उपयुक्त में से कोई भी उपचित और अपचयित नहीं होती है। इस प्रक्रिया में कोई भी उपचित और अपचयित नहीं होती है, इस प्रक्रिया में कोई भी उपचित अपचित नहीं होती है। यह एक अपचयोपचक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी तत्व की ऑक्सीकारक संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ, ना कोई इलेक्ट्रॉन लिया ना इलेक्ट्रॉन दिया, ये सिंपल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग क्या है, तो यह एक यौगिक होता है।
जंग एक यौगिक है जिसका नाम आयरन ऑक्साइड होता है। आगे है, चूने की पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर विलयन दूधिया हो जाता है, परंतु लंबे समय तक प्रवाहित करने पर विलयन साफ हो जाता है। इसका रीजन पहला ही है। और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर प्रारंभ में बना कैल्शियम कार्बोनेट रूपांतरित हो जाता है। यहाँ से कारण पढ़ सकते हैं, जो वहाँ ऊपर पढ़ा उसी चीज़ को यहाँ दे रहा है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर विलयन दूधिया हो जाता है, परंतु लंबे समय तक प्रवाहित करने पर विलयन साफ हो जाता है। यही कारण है कि और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर प्रारंभिक में बने कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट के रूपांतरित हो जाता है, इसी रीजन से। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ के घन का पिघलना, जी नहीं। गैसोलीन का क्वथन, जी नहीं। किसी अंडे का तला जाना, यहाँ पे 1 मिनट, ये भी नहीं है। आंसर हो जाएगा किसी अंडे को तला जाना, ये गड़बड़ दे रखा है। बर्फ के घन का पिघलना, गैसोलीन का क्वथन और लोहे की किसी कील का चुंबक के प्रति आकर्षण सभी भौतिक परिवर्तन है। वह परिवर्तन जो कि पदार्थ की संरचना और रासायनिक गुणों दोनों को प्रभावित करता है, एक नए पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह अनुकर्मणीयता होता है। अंडे का तलना एक रासायनिक परिवर्तन है। आंसर हो जाएगा अंडे का तलना। देख रहे हैं आंसर इस जगह गलत दे रखा है, सही मैं कराते जा रहा हूँ। पेंटो में क्रोमियम ऑक्साइड, पेंट का कौन सा रंग घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बनता है। तो कहते हैं पेंटो में क्रोमियम ऑक्साइड हरा रंग होता है, हरा रंग। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है। तो आंसर देंगे NaCl। आगे है, निम्नलिखित में से प्रक्रिया में कौन सा एक रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अपसलनक, थोड़ा देर पहले देखे थे। आगे करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, कुछ नया चीज बनेगा उसमें। निम्नलिखित तत्वों पे कौन सा सही नहीं है। गलत है, हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 3 है, ये गलत दिया हुआ था। देख लीजिए यहाँ पे, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। इसको सिंपली H से सूचित करते हैं, इसको D से और इसको T से। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है। तो लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम और सीजियम, ये सभी बनाता है, ठोस हाइड्रोजन के कार्बोनेट बनाता है। आगे कहा जा रहा है, जैविक उत्प्रेरक प्रोटीन अणु होता है, ठीक है। नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करिए। तो यहाँ से करा, जैविक उत्प्रेरक एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता है। यह अभिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं। ये 37 डिग्री सेल्सियस पर इष्टतम कार्य करते हैं तथा अत्यधिक एंजाइम सक्रिय कर देते हैं। तो ये यही ना, अभिक्रिया के बाद ये अपरिवर्तित रहते हैं। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 1 मिनट रुक जाइएगा, इसका आंसर देना पड़ेगा हमको संभल के थोड़ा सा। रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देते, ये तो हमने पढ़ा। अभिक्रिया का तो अपरिवर्तित, ये भी ठीक है। इष्टतम कार्य करते, ये भी सही है। आंसर बी हो जाएगा। 1 2 3 ही सही है इसका, 4 नंबर नहीं है सही। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है, सही कौन सा है वो पूछ रहा है। पहला, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, गलत बात है। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव, सॉरी शून्य था पहला, 1 होता है, ये भी गलत है। डी हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 से अधिक ऑक्सीकरण अंक हो सकता है। देखिए, ऑक्सीकरण संख्या किसी रासायनिक यौगिक में बंधे हुए किसी परमाणु ऑक्सीकरण की सूचना देता है। यह एक संख्या दर्शाती है कि यौगिक के रासायनिक बंध में कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन या यौगिक में स्थिर अन्य परमाणु के लिए खो चुका है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, पानी में पानी जो है हाइड्रोजन ऑक्साइड में दोनों हाइड्रोजन परमाणु अपना 1 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण को दे चुके हैं। इसलिए जल में हर हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या +1 हुआ, जबकि ऑक्सीजन की -2 होती है, क्योंकि वह खाने की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है खोने के बजाय। तो उसका ऑक्सीजन की +2 होती है।
तो ध्यान रहेगा क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही देना रहेगा। बात समझे कि हाइड्रोजन का हमेशा ऑक्सीकरण संख्या एक ही होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा ही नहीं दे सकता किसी को इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फेट आयन एवं जल के बीच अभिक्रिया। यहाँ दे रहा है जल किस तरह कार्य कर रहा है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में जल एक क्षार की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, क्षार की रासायनिक यौगिक का विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। इसमें सामान्य एक अम्ल अम्लीय गुण को घटाकर एवं उदासीन कर अम्ल का निर्माण करता है तथा कुछ रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र कर देता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का विचार करिए। ये जो रिएक्शन दिया गया है नीचे, उपयुक्त अभिक्रिया के संतुलित करना है। संतुलित आप कर सकते हैं, खुद से आपको आता होगा, देख लीजिएगा। 1 3 2 3 करके भराएगा। ये क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए समीकरण के अनुसार मेथेन का 2 मोल की ऑक्सीजन के 2 मोल की अभिक्रिया करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपके सामने जो होगा, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो मोल प्राप्त होगा 2.0 होगा। निम्नलिखित में से किस दो अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। तो पहला हो जाएगा मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सर्वश्रेष्ठ कॉमन है। तो बोला जाता है इसको कमरे के ताप पर ये सभी गैस की अवस्था में रहती है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि बैरियम OH का होल ट्वाइस का तुल्यांकी भार है। दिया हुआ है कि Ba का परमाणु भार 137.3 है, तो आंसर हो जाएगा 85। तो कैसा सेशन लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आगे चाहते हैं इसी तरह क्लासेज आगे आपको मिले जो आप देख सकते हैं रासायनिक बंधन, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि सारे एग्जाम में आए हुए बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शंस है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।